हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह। हम लोग बात करें मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि मोलिकुलरिटी टर्म जो होता है वह केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। यह जो है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस टर्म होता है। डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कोई टर्म नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि मोलिकुलरिटी टर्म इज ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज़ मीनिंगलेस टर्म फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहने का यह मीनिंग है कि मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग न्यू हेडिंग देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कहने का यह मीनिंग है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों ही सेम होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज जनरली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का यह मीनिंग है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे NH4NO2 जो है 1 मोल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 और I2 1 मोल, ये H2 है 1 मोल ये है, तो टोटल मोल की संख्या रिएक्टेंट का जो है कि 2 हुआ। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी 1 है और एलिमेंट्री रिएक्शन होने के कारण इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, क्योंकि जब हम इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका पावर 1 होगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हुआ, 1 हुआ। तो वही आप देख रहे हैं कि मोलिकुलरिटी भी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं H2 और I2 के लिए रेट लॉ इक्वेशन की बात करें तो H2 है और यहाँ पे I2 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में H2 1 मोल और I2 1 मोल, दोनों मिला के हुआ 2 मोल, तो मोलिकुलरिटी इसका 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1 और 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 2 होगा। आप देख रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। जो पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देख चुके हैं तो उसी को बताया गया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलो करता है। आप देख रहे हैं यही है एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें बी जो है एक्सेस अमाउंट में, या तो रिएक्शन में एक्सेस गिवन रहेगा या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, उसको हम लोग मान लेंगे कि यह एक्सेस अमाउंट में है। तो जो एक्सेस अमाउंट में जो कंपोनेंट होता है तो उसका पावर हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं, उसको आप देख रहे हैं। कहने का यह मीनिंग कि रेट लॉ इक्वेशन में उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो कंसंट्रेशन अगर 1 है तो उसका पावर 0 है, तो फाइनली हमको यही रेट लॉ इक्वेशन आएगा कि रेट लॉ इक्वेशन में एक्सेस अमाउंट वाले को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा, 1 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ इफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर एक्सेस इन एलिमेंट्री रिएक्शन देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज टेकन 0। अगर कोई एक्सेस अमाउंट में गिवन हो तो हम लोग उस रिएक्टेंट का जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रिएक्शन में ऑर्डर जो लिखेंगे उसको हम लोग 0 मान लेंगे। फिर आगे लिखा गया है मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल। एग्जाम में यह बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कि मोलिकुलरिटी क्या है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कंसेप्ट है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और आपने देखा भी है कि इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए हैं। अब न्यू हेडिंग की बात करें स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो स्यूडो रिएक्शन का हम लोग तो मीनिंग समझ गए कि जिसका मोलिकुलरिटी अधिक हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम हो उसको स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर बात है स्यूडो यूनिमोलिकुलर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, 2 कंपोनेंट है, लेकिन H2O को पहले ही चर्चा किया गया है कि अगर न भी लिखा गया हो
तभी आप इसको एक्सेस अमाउंट समझ लेंगे। तो एक्सेस अमाउंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, जो आपने पहले ही देखा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा 1। तो और मोलिकुलरिटी, क्योंकि 2 मोल यहाँ पर है ये, इसलिए मोलिकुलरिटी 2। तो मोलिकुलरिटी अगर अधिक हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तो उसको स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन which molecularity is greater than 1 is called pseudo unimolecular reaction। जो आपने यहाँ हेडिंग दिया है pseudo unimolecular reaction। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि अगर मोलिकुलरिटी जो है कि यहाँ पर 2 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो तो हम उसको pseudo unimolecular reaction बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन which molecularity is greater than 2, मोलिकुलरिटी आप देख रहे हैं कि अधिक हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो तो उसको हम लोग स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। फिर थर्ड लाइन में आप लास्ट में देख रहे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मोलिकुलरिटी इज ग्रेटर देन ऑर्डर इज कॉल्ड स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि मोलिकुलरिटी से अगर ऑर्डर यहाँ पर कम हो, मतलब मोलिकुलरिटी अधिक हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम हो तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन देखने के बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर को निकालने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखेंगे कि स्लो स्टेप कौन है। तो रेट लॉ इक्वेशन के लिए हम लोग स्लो स्टेप का रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके डिफिनेशन में बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप, ईच स्टेप इज एलिमेंट्री स्टेप, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन। द स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो स्लो स्टेप हम लोगों को दिख रहा है इसी का रेट लॉ इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेशन के लिए। और यही स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ वाई। और आपने देखा कि 3 स्टेप में हम लोग स्लो स्टेप का ही रेट लॉ इक्वेशन लिखे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप का ही रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है। तो R बराबर K इंटू एक्स इंटू वाई। आप देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, डैट मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 1 + 1, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दिखाया गया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू कि रेट कांस्टेंट K3 अधिक है K2 से और K2 अधिक है K1 से। फिर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर E1 जो है अधिक है E2 से और E3 जो है कि E3 से अधिक है E2 का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी को, यह रेट लॉ इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ समझाया है वही यहाँ पर बताया गया है, और हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट का ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ बनाया गया है। तो स्टेप फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी सबसे अधिक है, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा उसका जो है कि रेट जो होगा वह कम होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट में जो है रिलेशन इन्वर्सली का है। आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है तो रेट यही है, एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम इसका है तो रेट यहाँ है। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अब यहाँ पे नोट दिया गया है कि इफ रेट लॉ इक्वेशन इज रिटेन बाय स्लो स्टेप एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन देन इट इज रिप्लेस फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन बाय एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं।
तो सबसे पहले हमको जानना है कि क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, और रेट लॉ इक्वेशन लिखने के लिए हमको पहले ही बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा उसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। और स्लो स्टेप का जब रेट लॉ इक्वेशन हम लिखेंगे तो यही आया रेट लॉ इक्वेशन, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Z। तो आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा कौन इसमें कंपोनेंट है जो नहीं प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं M जो कंपोनेंट है वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रिएक्टेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस करते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो हम पहले ही से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ke से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका क्या मीनिंग है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हम देखेंगे कि किस में है, तो यहाँ पर यह फर्स्ट स्टेप में है, तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट M है तो यहाँ पर हमने M लिखा, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन X है तो यहाँ पर X लिखा, और Y है तो यहाँ पे Y लिखा, और फाइनली हमको आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब इस M के आप देख रहे हैं कि M का वैल्यू हमको इतना आ गया, तो हम जो है कि इस रेट लॉ इक्वेशन में M के जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। वही बात लिखा गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इन रेट लॉ इक्वेशन। तो हमने इस M के जगह पर क्या लिख दिया? KE x एंड y, और इसमें पहले ही से Z तो प्रेजेंट ही था तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? Z लिखा। अब बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके पावर को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर दो कांस्टेंट जो आया तो हम दोनों को एक ही कांस्टेंट K लिख दिया। यहाँ पर आप फ्री हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन है ऐसा कि इस दोनों को K लिखने का, तो हमने यहाँ पर K लिखा दोनों कांस्टेंट को एक साथ, और सबके पावर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 1 1 1 कितना आया? थर्ड आया, मतलब यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोगों ने 3 बात देखा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग स्लो स्टेप का रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, उससे जो है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाता है, कहने का यह मीनिंग कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वह होता है जो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रिएक्टेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा इसमें कि M जो है कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग उस M का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के और उसका वैल्यू जो है रेट लॉ इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है लोग, तो यहीं पर यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समाप्त होता है।